Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज एक सवाल, ऐसा सवाल जो हमारे लाखों युवाओं को, हमारे देश के लाखों युवाओं को, उनके माता पिता को रात भर जगाए रखता है। यूपीएससी की तैयारी को लेकर 3 सबसे बड़े सवाल जो हर घर में बहस का एक बड़ा मुद्दा बनते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू की जाए। 9th 10th से शुरू कर दी जाए, 11th या 12th के बाद शुरू की जाए, या ग्रेजुएशन के बाद शुरू की जाए, अथवा ग्रेजुएशन के साथ साथ शुरू की जाए। क्या हो यूपीएससी की तैयारी की सही उम्र? ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर बहुत सारे अलग अलग पक्ष हैं। जब आप 9वीं 10वीं के बच्चे को देखेंगे तो ये उसके खेल कूद की उम्र है, उस पर अभी से यूपीएससी के बेसिक सिलेबस को रटने का दबाव बनाया जाए, या 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम उसको सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दें और तैयारी शुरू करवा दें, अथवा ग्रेजुएशन तक डिग्री आराम से पूरी करने दें, ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी शुरू करवाएं, या ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के समंदर में उस बच्चे को कुदाएं। तो आज इस पूरे मुद्दे पर मैं आपसे बिल्कुल आराम से डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहली चीज, इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर 2 बड़ी विचारधाराएं, 2 बड़े पक्ष आपको सुनने को मिलते होंगे। सबसे पहला पक्ष जो है, सबसे पहला विचारधारा जो है, वो ये मानता है कि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। यानी कि आपको जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी शुरू करना चाहिए, जिससे 21 साल की उम्र में ही आपको आईएएस का पोस्टिंग मिल जाए। यानी कि जो आपका बचपन का सपना है वह आप उसके लिए अपनी जल्दी तैयारी शुरू करें। ये एक पहलू है, ये एक विचारधारा है। दूसरी विचारधारा या दूसरा धड़ा जो है वो ये कहता है कि पागल मत बनिए, पहले कॉलेज को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अपनी लाइफ को ढंग से जिए और उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद यूपीएससी का यू सोचना शुरू कीजिए। तो दूसरा जो है वो डिग्री के बाद सीरियस तैयारी की बात कहता है। इसी बीच में एक और पक्ष आता है जो डिग्री के साथ साथ, जो कॉलेज डिग्री के साथ साथ आपको तैयारी करने की बात कहता है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम इन तीनों पहलुओं पर बात करेंगे कि इन तीनों के बीच में सच्चाई कहां है। एक अच्छे एस्पिरेंट बनने के लिए और एक सफल छात्र बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और इसके लिए हमें फैक्ट्स भी समझने चाहिए, सिलेक्शन के ट्रेंड्स भी देखने चाहिए और साइकोलॉजी को भी बेहतर ढंग से समझना चाहिए। देखिए बच्चों, यूपीएससी को लेकर एक बड़ी गलतफहमी है। वह गलतफहमी यह है कि यूपीएससी याददाश्त का टेस्ट लेता है, आपकी मेमोरी पावर को चेक करता है। आप जितने रट्टू होंगे उतनी जल्दी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन बहुत से छात्रों और पेरेंट्स को यह लगता भी है कि यूपीएससी एक ऐसा एवरेस्ट का पहाड़ है जिसे फतह करने के लिए 6-7 साल तक की लगातार अथक परिश्रम करना होगा। वास्तविकता लेकिन इससे थोड़ी अलग है। वास्तविकता के आंकड़े कुछ और बताते हैं। वे कहते हैं कि हर साल यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में सैकड़ों ऐसे युवा होते हैं जो 1.5 से 2 साल की तैयारी में, गंभीर तैयारी में, अपने पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में आईएएस, पीसीएस, आईएएस और आईपीएस को क्रैक कर लेते हैं। तो ऐसे भी कई चेहरे हैं जो 5-6 सालों से किताबें घिस रहे होते हैं, लेकिन वे प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते। तो इस भ्रम को सबसे पहले आप तोड़िए और ध्यान दीजिए कि यूपीएससी जो है वह वास्तव में जानकारी का खेल नहीं है। अगर हम यूपीएससी का पहला मिथ तोड़ें तो वह यह है कि यूपीएससी महज जानकारी का खेल नहीं है। कहने का मतलब, देखिए, जानकारी तो गूगल के पास भी है ना, लेकिन गूगल आईएएस नहीं बन सकता। आईएएस एक बहुआयामी परीक्षण है। आईएएस की परीक्षा में आपकी सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वह है अंडरस्टैंडिंग, समझ। किताबों की, विषयों की, मुद्दों की गहरी समझ होनी चाहिए, तथ्यों से नहीं। तथ्य क्यों हुए, कैसे हुए, उसके परिणाम क्या हुए, यह सब समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। घटनाओं की, नीतियों का जो बहुदृष्टिकोण के साथ
विश्लेषण है वह आपको समझना होता है, फैक्ट्स नहीं केवल रटने होते। इसके साथ साथ अपने विचारों को आप कितना स्पष्ट, कितनी बेहतर ढंग से, कितनी बेहतर संरचना में और कितने प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट कर पाते हैं, वह भी आपको सीखना होता है। और इसके साथ साथ आपको एक आकर्षक, बेहतर व्यक्तित्व बनाना होता है। जब मैं आकर्षक कहता हूं तो आकर्षक का मतलब बिल्कुल टिप टॉप कपड़े पहने हुए नहीं, इसका मतलब है आप एक जागरूक, एक संतुलित और एक निर्णय सक्षम प्रशासक की तरह दिखाई दे। तो यूपीएससी में जिन लोगों को ये लगता है नहीं हमें केवल चीजें रटनी है, हमें ये बुक पढ़नी है, यह बुक रटनी है और इतने नोट्स रटने हैं, वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे। यूपीएससी में मैंने आपको बताया 4 चीजें। सबसे पहली चीज समझ होनी चाहिए आपके पास, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की। दूसरी, आपके पास विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए, एनालिसिस करने की पावर होनी चाहिए, एनालिटिकल ब्रेन होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब जो प्रकट करना है, जो आपको लिख करके या बोल कर बताना है। और उसके बाद चौथी बड़ी चीज है व्यक्तित्व होना चाहिए। तो महज जानकारी से काम नहीं चलेगा। तो अब देखिए ये सभी गुण जो हैं कब आते हैं? ये सभी गुण आते हैं जब आप मेंटली मैच्योर हो जाते हैं। सिर्फ किताबें रटने से ये गुण आपके अंदर नहीं आ सकते। और यही कारण है कि जल्दी शुरुआत वाला जो मामला है उसको हम सफलता की गारंटी नहीं मान सकते। तो उम्र के अनुसार अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपकी बात क्लास 10th से ही शुरू करूं, तो आप अगर मान लीजिए आपके घर वाले, और ऐसा भी नहीं है कि लेट शुरू करके ही आपकी सफलता होगी, तो सफलता को उम्र के हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा अपनी पूरी रणनीति को। जैसे मान लीजिए कि आप शुरुआत कर देते हैं 18-20 साल की उम्र से ही, 15-17 साल की उम्र से ही, ग्रेजुएशन से पहले ही, हाई स्कूल से पहले ही, इंटर के आसपास ही। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको 15 से 18 साल की जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आपको केवल और केवल ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल मूलभूत जानकारियां इकट्ठा करें, केवल बेसिक ज्ञान को अर्जित करने पे ध्यान दें। और जब आप 15 से 18 वाला एज क्रॉस करते हैं, 18 से 22 वर्ष के स्लॉट के बीच में है, उस दौरान आपको क्या करना है? उस दौरान आपको विषय, सारे विषयों का डीप अध्ययन और पूरी योजना के साथ काम करना होगा। अब यह दौर है जब आप विषय और योजना पर प्रवेश करेंगे। यहां पर आपको अब योजना पर प्रवेश करना चाहिए। और 21 साल से लेकर के 21 प्लस से होते ही आप बिल्कुल अच्छे से, पूरी व्यवस्थित ढंग से नियमित तैयारी प्लस अभ्यास शुरू करेंगे। ये एक बेहतर गाइडलाइन हो सकती है आपकी तैयारी के लिए। देखिए, जब आप 9वीं से 12वीं के बीच में हैं, यानी कि 15 से 18 साल की एज में कह सकता हूं, जो पहला ग्रुप मैंने आपको बताया, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं? उस दौरान अगर आप मान लीजिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं या भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आप अपने साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं आप उस दौरान कर सकते हैं, इस चरण में, यानी कि इस 15 से 18 वाले चरण में कर सकते हैं अपने आप को यूपीएससी के आधार के लिए तैयार, यूपीएससी के हिसाब से पर्सनालिटी बिल्डिंग के दौर में जा सकते हैं। जैसे कि आप इस दौर में क्या करें? आप इस दौर में एनसीईआरटी को पढ़ें, लेकिन इनको रटे नहीं, इनको जीना सीखें। मतलब इसको पढ़ के सीखें, समझें, उसके बारे में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, उसको अपने दिमाग में बिठाने की, उसकी एक इमेज बनाने की कोशिश करें। उसके बाद दूसरा बड़ा काम आपको करना चाहिए इस एज ग्रुप में, और वह है अखबारों से आप दोस्ती करें। मतलब इस दौर में अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए। न्यूज़पेपर के अलग अलग वर्टिकल्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इंटरेस्ट उसमें जगाइए।
उसकी भाषा शैली, उसके विश्लेषण को पढ़ना शुरू कीजिए, तब आपके अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता आएगी। और इसके साथ साथ इस एज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जरूर कीजिए, जैसे कि आप डिबेट्स में जा सकते हैं, है ना, एसे राइटिंग कंपटीशन में जा सकते हैं, स्कूल फंक्शंस में पार्टिसिपेट कीजिए, स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज कीजिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी और बेहतर हो। यह सबसे बड़ी चीज है। अब इस दौर में जो बच्चे गलती करते हैं वह भी जानिएगा। देखिए, सोशल मीडिया की रील्स देखने के कारण हमारे युवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वे बोर्ड एग्जाम्स को दांव पर लगा करके कोचिंग में जाकर तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और यह रणनीति बहुत ही गलत, एक तरीके से आत्मघाती होती है। 11वीं 12वीं के बच्चों की एकमात्र प्राथमिकता जो होनी चाहिए वह बोर्ड एग्जाम और उसके बाद एक बेहतरीन कॉलेज में अच्छा मजबूत एडमिशन के लिए एक बेहतरीन एकेडमिक बेस तैयार करने का होना चाहिए। 11th-12th को कहीं भी कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि अगर बेस कमज़ोर हो गया दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि आगे आपको कठिनाई ज़्यादा आएगी। तो इस फेज़ में अगर मैं कहूँ कि 15 से 18 के फेज़ में स्मार्ट रणनीति क्या है? स्मार्ट रणनीति यह है कि अगर आप आर्ट साइड से हैं तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इसको गहराई से पढ़िए, ताकि आगे चलकर यूपीएससी में वो आपके काम आ सके। अगर आप साइंस या कॉमर्स साइड से हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, अपने विषयों में महारत हासिल कीजिए। एनालिटिकल थिंकिंग का यह सोर्स बनेगा, और ऐसा नहीं है कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस से कुछ भी यूपीएससी में नहीं आएगा। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। इंडियन इकोनॉमिक कॉमर्स में आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है, आपका बेस तैयार हो जाता है। साइंस के सब्जेक्ट्स भी आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन मॉड्यूल में आते हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि नहीं मैं तो आउट ऑफ क्लास चला गया तो मुझे छोड़ देना है। आपको बिल्कुल साइंस एंड कॉमर्स जो भी कर रहे हो 11th-12th तक, उसको बेहतर ढंग से करिए। बस करंट अफेयर्स के मुद्दों को थोड़ा समझना शुरू कीजिए। घर में डिबेट्स हो, पापा से बात हो, या कोई भी फ्रेंड सर्कल में बात हो, जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उस पर अलग अलग पक्षों को सुनिए। न्यूज़ डिबेट्स को देखिए। न्यूज़ डिबेट्स जब मैं कहता हूं तो ये जो 24/7 वाले मीडिया हाउसेज हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जैसे संसद टीवी है, तो संसद टीवी पर कोई भी एक टाइम का जो डिबेट का टाइम हो, एक टाइम का स्लॉट देखिए और उसको शांति से बस देखिए। केवल सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। उसको कहीं नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सुनना है और उसको बस समझना है। बस इतना कीजिए, और इसके साथ साथ थोड़ा सा राइटिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए, यानी कि निबंध लिखिए, लंबे उत्तर लिखिए, तर्कों के साथ अपनी बात लिखिए, ये करिए। देखिए, वास्तव में जो 18 से 22 साल का जो है, जो सेकेंड फेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम गोल्डन फेज कह सकते हैं। यही है सुनहरा दौर, जहां पर यही गोल्डन विंडो है, जहां पर आपकी असली जंग शुरू होती है। ये वो समय है जब यूपीएससी की भाषा में आप इसको कह सकते हो कि आपका गोल्डन पीरियड आ गया है तैयारी का, और इस उम्र तक आते आते आपको विषयों की समझ, करंट अफेयर्स की एनालिसिस, सब कुछ जानने में और एनालाइज करने में परिपक्वता आ चुकी होती है। अब आप इतिहास को सिर्फ तारीखों से नहीं समझ रहे होते, बल्कि आप उसके कारणों को, परिणामों को, घटनाक्रम को मेमोराइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और इसीलिए यह एज वो है जिसे हम लॉन्च पैड कह सकते हैं, गोल्डन विंडो कह सकते हैं, फुल फ्लेज तैयारी का दौर कह सकते हैं। तो मैं आपको कॉलेज के 3 वर्षों की बात करता हूं। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पहुंच गए हैं, तो फिर आपको सिलेबस का पहले डिटेल्ड सिलेबस देखिए, विस्तृत विश्लेषण कीजिए, सिलेबस को सबसे पहले समझिए, और उसके बाद आपके पास जब समय है तो क्लास 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी को पूरा कवर कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ा बेस बनती है, एक ऐसी नींव बनती है जहां से आप बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। इस दौरान बस इतना कीजिए, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए। सेकेंड ईयर में जब आप पहुंचते हो तो वहां पर अब आपको स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर देना चाहिए, जो भी यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग राइटर्स की बुक है। अगर आप स्टडी आईक्यू से जुड़ते हैं तो स्टडी आईक्यू आपको स्टैंडर्ड बुक्स का अपना जो खुद का सेट है वो प्रोवाइड करा देता है, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं कहीं से, आप हमसे भी नहीं जुड़ रहे हैं, तो कम से कम अब आप सारी स्टैंडर्ड बुक्स की डीप स्टडी शुरू करिए।
समझना शुरू कीजिए और उसके बारे में नोट्स बनाना शुरू कीजिए। थर्ड ईयर में आपको पहुंचते ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेना है। एक वैकल्पिक विषय होता है जो यूपीएससी में लेना होता है, तो एक वैकल्पिक विषय चूज कर लीजिए। आंसर राइटिंग का डेली अब प्रयास आपको शुरू कर देना है। डेली आंसर राइटिंग थर्ड ईयर से आपको शुरू कर देनी है, जीएस के सारे पेपर्स की और साथ ही साथ ऑप्शनल की भी। और जब आप कॉलेज के लास्ट ईयर में होते हैं, अगर आपका 3 ईयर वाला है तो थर्ड ईयर में ही, अगर 4 ईयर वाला है तो आप 4th ईयर में जाकर के टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवीजन कीजिए, खूब डीप रिवीजन कीजिए और अब आप 21 साल के होते ही पेपर में बैठ सकते हैं और 21 साल के होने के बाद बिना झिझक आप अपना अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। देखिए, इस चरण की योजना में मैं कहूँगा कि अगर आप कॉलेज वाले दौर में हैं तो कुछ बच्चों का ये प्रश्न होता है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, तो ऑन एन एवरेज 5 घंटे की अगर आप डेली पढ़ाई कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत आराम से ये पूरी चीज़ें तैयार भी हो जाएंगी और आपकी पूरी तैयारी इसमें हो जाएगी। अब एक प्रश्न आता है कि भाई हम 22 से 25 साल के हो गए हैं, अब हम करें कि या ना करें। तो क्या 22 से 25 साल का होने पर तैयारी शुरू करना सही है या नहीं सही है? क्या हम लेट हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। देखिए, यह बहुत बड़ा झूठ भी है, बहुत बड़ा भ्रम भी है कि केवल 21 साल के युवा आईएएस बनते हैं। देखिए, 24 से 26 साल होती है वो उम्र जो औसतन ज़्यादातर बच्चों के, सफल बच्चों की उम्र होती है। वो 24 से 26 साल की उम्र में सफलता प्राप्त करते हैं। ये यूपीएससी की आधिकारिक रिपोर्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे इस एज ग्रुप में सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी में। अब ये चीज़ जब आप जान गए हैं तो देखिए, वास्तव में 6 अटेम्प्ट की सीमा जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। तो 32 वर्ष तक आप दे सकते हो, 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो आपके पास, अगर मान लीजिए आप 25 साल के भी हैं तो आपके पास अभी पूरा समय है, आप 6 साल आराम से दे सकते हो। और इसके बाद अगर हम कहें तो अगर आप पिछले 5 साल 6 साल का देखेंगे तो लेट स्टार्टर्स भी बहुत अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा कतई नहीं है कि आप 22 से 25 साल के हो गए हैं तो नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप सिलेक्शन देखिए, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आईआईटी पास आउट बच्चा जो 3 साल कॉर्पोरेट नौकरी करता है, तो जाहिर सी बात है उसने 25 साल में आईएएस का अटेम्प्ट दिया, ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी। इसी प्रकार से कई डॉक्टर्स, कई वकील आपको मिलेंगे, कई सारे मैनेजमेंट वाले, एमबीए किए वाले लोग होंगे और उन लोगों ने मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला और सेलेक्ट हुए। आप सक्सेस स्टोरीज देखते होंगे। किसी एक या 2 का नाम लेना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रोफेशनल डिग्रीज भी आपके आंसर की गहराई को बढ़ा देती हैं, आपकी समझ को बढ़ा देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 21 के हो गए तो आप इसके बाद पेपर की तैयारी करेंगे तो बहुत लंबा हमला फंसेगा। एक और बात, जो साधारण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वे भी उसी तरीके से तैयारी करके निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट से यहाँ पर आए हो। तो ये तो पूरी चीज़ हो गई इसमें। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा, क्योंकि छोटे बच्चों पर मेरा ध्यान ज़्यादा है, जो बहुत जल्दी जिनको शुरू करवा दिया जाता है, उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो बर्नआउट के शिकार बहुत होते हैं। उनको थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक कोई धावक है जिसको 42 किलोमीटर कि जो है मैराथन दौड़नी है, अगर आप उसको पहले ही किलोमीटर में पूरी ताकत लगवा देंगे ना, तो वो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बर्नआउट हो जाता है। तो एक बच्चा जब 9वीं 10वीं में है और तभी से आप उसको यूपीएससी की रट लगाए हुए हैं, तो वो अपना बचपन भी खो देता है, अपनी रचनात्मकता भी खो देता है, अपनी सोशल लाइफ भी खो देता है। और 5-6 साल बाद असली परीक्षा का जब समय आता है तो उसका मोटिवेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। तो बिल्कुल उसके पीछे मत पड़ जाइए। और बर्नआउट हो जाता है बच्चा। देखिए, बर्नआउट का भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता चलेगा कि बच्चा बर्नआउट हो चुका है। जैसे उसकी पढ़ाई में रुचि धीरे धीरे कम होने लगे, बार बार टॉपर बनने का सपना तो देखे लेकिन पढ़ाई रेगुलर ना कर पा रहा हो, सामाजिक अलगाव और चिड़चिड़ापन आपको बच्चे में दिखाई देने लगे, और वर्षों की मेहनत के बाद भी अच्छी प्रदर्शन ना कर पा रहा हो, तो आप उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए ज़रूर। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं तो यूपीएससी की जो स्मार्ट टाइमलाइन है उसको एक नज़र में समझिए। अगर 15 से 18 साल की एज ग्रुप है तो आप फाउंडेशन तैयार कीजिए, 18 से 22 के बीच में पूरा फुल फ्लेश्ड प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए, और 22 के आसपास आप डेडिकेटेड एक्शन लीजिए, ऑप्शनल के साथ साथ तैयारी करते हुए रिजल्ट की तरफ आगे बढ़िए।
यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तैयारी एक पूरे तरीके से मैराथन प्रोसेस है, इसको आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सही गियर में सही समय पर आपको गाड़ी डालनी होगी, तभी आपकी गाड़ी मंजिल पे पहुंचेगी। अब यूपीएससी की तैयारी शुरू करने में एक बात, फाइनल बात जो मैं कहना चाहूँगा, इसमें मेडिकल एज कोई नहीं होती है कि आप 18 के हैं कि 20 के हैं या 22 के हैं या 15 के हैं। जल्दी शुरुआत का मतलब केवल और केवल किताब के बोझ तले नहीं दबना है। इसका मतलब है कि आप अगर जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं तो सोचने की क्षमता विकसित कीजिए, एनालिटिकल पावर डेवलप कीजिए, देश को समझिए, लोगों को समझिए, विचारधाराओं को समझिए, जागरूक नागरिक बनिए और अपने आसपास हो रहे घटनाक्रम पर नजर रखिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, जिस पॉइंट को कहा जाता है मार्गदर्शन। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझिएगा। सही मार्गदर्शन मिलना कितना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी की जो यात्रा है, जो पूरी जर्नी है, उस जर्नी में सबसे बड़ी चुनौती है अकेले रास्ता ढूंढना। हजारों, हर साल अगर आप देखोगे तो हजारों बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं फेल हो जाते कि उन्होंने मेहनत नहीं की। बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी करने जाता है तो जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इसलिए कई बच्चे चूक जाते हैं क्योंकि उनकी दिशा गलत थी। उन्हें क्या पढ़ना है ये तो पता था, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है यह नहीं पता था। कैसे नोट्स बनाते हैं, गलत किताबों का चुनाव कर लेते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का गलत चयन कर लेते हैं, मार्क्स नहीं आते, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करते हैं, आंसर राइटिंग का कोई प्रैक्टिस नहीं करते, उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं होता है, करंट अफेयर्स को सिलेबस से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं, और रिवीजन का कोई ठोस रोड मैप नहीं होता है। तो अब इस बार जब 2026 का पेपर बच्चों ने देखा तो उसके बाद बच्चों को रियलाइज हुआ कि किताब रटने वाला पूरा का पूरा दौर, पूरा युग अब खत्म हो चुका है। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्मार्ट तरीके से करना। अब ये स्मार्ट तरीका क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूं। जो स्मार्ट तरीका होता है वहां पर आपको सबसे पहली चीजें, ये आप कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं, और इस तरीके का अध्ययन आप हमारे कोर्स के जो सिलेबस है उसको हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करके इस चीज़ को और अच्छे से वर्कआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके हेल्प के लिए है। तो सबसे पहले आप पूरी चीज़ों को स्ट्रक्चर कीजिए। हम आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस दे रहे हैं, आप अपने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर कीजिए। वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि हम इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, और इस समय तक हम इतना करके ये रिवाइज कर लेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कोई ना कोई आपका सलाहकार, गाइड, मेंटोर होना चाहिए। और तीसरा, आप जो भी कर रहे हो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका असेसमेंट होना चाहिए। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं जब 6 महीने पहले यह काम करना शुरू किया था, तब से लेकर यहां तक की जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास असेसमेंट होना ही चाहिए, अपनी प्रगति की रिपोर्ट होनी चाहिए, और उसके बाद आपका एक रिवीजन का पूरा प्रॉपर टाइमलाइन होना चाहिए, और आपको बहुत ढेर सारे टेस्ट लगाने चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि आपको स्मार्ट होना होगा, तो ये स्मार्ट होना पड़ेगा अगर आप 2026 में पेपर जो हुआ है उसको देख रहे हैं। तो इस वजह से ही जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए हमने क्या किया है, पूरे एक स्मार्ट मॉडल पर ही पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसमें जैसे मैंने असेसमेंट बताया, तो आपके ऐप पर आपको एक विंडो दिया जाएगा जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपनी मेहनत, अपने रिजल्ट्स, अपने हर टेस्ट के परिणाम और साथियों को ट्रैक कर सकते हो कि क्या हमारी स्थिति हुई, मैं कितना प्रोग्रेस कर पाया, आंसर राइटिंग में कितना प्रोग्रेस हुआ, प्री के टेस्ट में कितना प्रोग्रेस हुआ। और जब हम ये सब चीज़ें करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें और कितने मेहनत की ज़रूरत है। इसी तरीके से जब हम मेंटोर की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि हम लोग एक मेंटोर अलॉट करते हैं, एक पर्सन आपको अलॉट करते हैं। और ये पर्सन इसलिए नहीं होता है कि वो आपको रोज बताए कि ये पढ़ डालो, वो पढ़ डालो। ये काम तो सभी करते हैं, ये तो आपको बताएगा ही वो। लेकिन क्या होता है कि जब तैयारी के दौरान हम बर्नआउट होते हैं, हम थक जाते हैं, हम परेशान होते हैं, उस दौरान हमें कौन गाइड करेगा? और उस दौरान हमारी हेल्प करने के लिए, हमारे मोटिवेशन लेवल को बनाए रखने के लिए, हमें मनोवैज्ञानिक सहायता देने के लिए ऐसे व्यक्ति को हम मेंटोर कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति आपको अलॉट किए जाते हैं। इसी प्रकार से रिवीजन और टेस्ट का शेड्यूल होगा, ज़रूर देखिएगा। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नए बैचेस जो हैं 10 जून से शुरू हो रहे हैं। तो आप हमारे बैचेस से जुड़िए। और एक बात बता देता हूं, ये आपके इंटरेस्ट की भी है, ये कोड है पीके लाइफ। इस कोड को लगाइएगा जब भी आप हमारे यहां से कोर्स खरीदिएगा।
इस कोड को लगाने से क्या होगा, इस कोड को लगाने से आपको जो भी फीस उस पर दिखाई दे रही होगी उसमें बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चाहे आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश माध्यम में पढ़ना चाहते हो, और हमारे यहाँ बाइलिंगुअल बैचेस भी होते हैं, बाइलिंगुअल बैचेस में पढ़ना चाहते हो, किसी भी तरह के बैच में पढ़ना चाहते हो, तो ये कोड यूज़ कर लीजिएगा और इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 2027 में देना चाहते हैं, या अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड ईयर्स में हैं, तो आप 28 या 29 में देना चाहते हैं या 30 में देना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ जाइए। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, उसका भी तरीका है। मुझसे जुड़ने के लिए ये एक नाम है, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे और जब भी कभी आपकी कोई क्वेरी है, कहीं पर आपको गाइडेंस चाहिए, कहीं पर आपको सपोर्ट चाहिए, भले ही आप कोचिंग ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, प्लानिंग की कोई समस्या आ रही है, तो ज़रूर जुड़िएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया कि बच्चों को, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के साथ ये इश्यूज़ आते हैं कि मैं कब क्या करूँ, कैसे तैयारी करूँ, किस एज से शुरू करूँ। मैंने प्रयास किया कि आपकी हर एक समस्या को एक डिटेल वे में चर्चा करूँ इस डिसीजन को लेकर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने पूरे ग्रुप में शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो डिसीजन लेना होता है उसको लेकर के बहुत लोगों के मन में दुविधा होती है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा और अपने विचार भी कमेंट करके बताइएगा कि आप किस एज में हैं और आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन से कदम उठाए। क्या आप इस तरीके की रणनीति पर चल रहे हैं या अभी आप सिर्फ सीधे बुक खरीद करके पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं फिर कभी अगले सेशंस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.